कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 7 तक, चैप्टर नंबर 6 तक, चैप्टर नंबर 7 तक, सॉरी। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार, है ना। तो ये एक लड़की है रोशन, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। इसका बर्थडे था। इसके बर्थडे पे इसके दादाजी ने इसको कुछ करेंसी नोट्स दिया, आप कह सकते हो पैसे दिए। तो उन पैसों से सीडी खरीदने का मन बना रही थी, मगर सीडी खरीदने से पहले इसने उन पैसों को चेक करना चाहा। तो नए नए नोट थे, एकदम कड़कदार क्रिस्प, जहाँ लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर। तो उनको उलट पुलट के देखने लग जाती है। तो उसके ऊपर एक जगह उसको महात्मा गांधी दिखाई देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में करेंसी नोट के, और राइट हैंड साइड में उसे जो है ये शेर दिखाई देते हैं। शेर कौन से वाले शेर है बेटा? ये वाले शेर है। ये जो आपको शेर दिखाई दे रहा है ना, ये शेर उसको दिखाई देता है करेंसी नोट के ऊपर। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। जो चार शेर आपस में पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे, एक शेर आपको दिखाई नहीं दे रहा जो इसके पीछे की साइड में है। तीन ही हमें दिखाई देते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अपने करेंसी नोट्स के ऊपर या बड़ी बड़ी जो आप कहोगे कि जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनके ऊपर आपको ये देखने को मिलता है ना। या जैसे राष्ट्रपति हो गया, उनके राष्ट्रपति जो जहाँ पे रहते हैं राष्ट्रपति जी, वहाँ पे इस सिंबल का बहुत यूज़ किया जाता है ना। उनकी कार के भी आगे लगा हुआ रहता है ये। उनके पास मोहर भी रहती है इस टाइप की। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी ये जानने की जिज्ञासा हुई कि भाई ये शेर हमारे करेंसी नोट्स के ऊपर कहाँ से आ गए, इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ाई करते हैं वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो अभी तक हमने जो है छोटे छोटे राज्य देखे थे बेटा। जो जैसे पहले जन हुआ करते थे, जन का मतलब था कबीले, आप सोच लो। फिर उनसे जो कई कबीले मिल करके आप कह सकते हो जनपद बने। जनपद से बेटा जो है महाजनपद बने, है ना। काशी, कौशल, वत्स, मगध, जिनके बारे में अंग, इनके बारे में हमने पढ़ाई की थी। और उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा एम्पायर बन गया जिसने इन सारे जनपदों को जीत लिया। उसका नाम था मगध। तो मगध जो है एंशियंट इंडिया का बहुत बड़ा एम्पायर था। तो आप कह सकते हो छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे राज्यों को जीत करके जो एक बड़ा एम्पायर बनता है। बड़े का मतलब है कि वो क्षेत्रफल में ही बहुत बड़ा होता है, एरिया के अंदर भी, है ना। मॉडर्न डे आप कह सकते हो हिंदुस्तान, थोड़ा सा साउथ का पोर्शन वो कवर नहीं कर पाए थे। अदरवाइज मॉडर्न डे इंडिया, बांग्लादेश को मिला करके, और फिर आप उधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, ये सारा इंडिया का पार्ट हुआ करता। तो इतने बड़े एम्पायर के अंदर जो है ये मौर्यन एम्पायर था, है ना। तो उसको एम्पायर बोला जाता था। बहुत बड़े किंगडम को आप कह सकते हो एम्पायर बोला जाता है। द लायंस दैट वी सी ऑन द नोट्स एंड coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ, अबाउट विच यू हैव रेड इन चैप्टर नंबर 7। अभी आप बताओ कि चैप्टर नंबर 7 में आपने सारनाथ के बारे में क्या पढ़ा था। तो सारनाथ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध से लिंक है। महात्मा बुद्ध की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी थी, तो वहाँ पे पहला उपदेश दिया था। उपदेश का मतलब होता है बेटा लेक्चर दिया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस वजह से सारनाथ बहुत प्रसिद्ध है। सारनाथ जो है वो मॉडर्न डे जो वाराणसी है उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, आप ऑटो पकड़ के भी जा सकते हो। मैंने भी वहाँ विजिट किया हुआ है। तो वहाँ पे एक पिलर, अशोक जो ये महाराजा थे, इन्होंने एक पिलर बनवाया था। पिलर का मतलब होता है बेटा पोल, आप कह लो, है ना। पोल कह लो, खंबा बनवाया था लोहे का, आप कह लो। सर सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके ऊपर जो है ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ था। वो पिलर तो टूट गया, मगर आज भी ये सारनाथ का जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा हुआ है। ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। Ashoka was one of the greatest ruler known to the history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well on rock surfaces. Before we find out about what was written on these inscriptions, let us see why this kingdom was called as an empire. तो अशोक जो था उसने अपने बहुत सारी राजज्ञाएं, राजज्ञा का मतलब बेटा इंस्ट्रक्शंस, आप कह लो कि जैसे मैडम इंस्ट्रक्शन देती है, आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई आपको ऑर्डर्स दिए गए। ऑर्डर्स तो अलग हो गया बेटा, माननी पड़ती है। इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेश दिए गए, भाई मेरा ये कहना है, राजा ये कहता है, आप सबको ये चीज़ माननी है ना। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो थी वो अपने कर्मचारियों को भी देता था। अशोक जो है प्रजा के लिए भी देता था कि प्रजा भी उसकी बातों को माने। तो इस टाइप के आप कह सकते हो कि निर्देश देता था वो, कहा जाए तो।
तो निर्देश जो है उसने, अब देखो कितना इंटेलिजेंट था वो, है ना, पेपर पे लिखवाता, पेपर में लिख के, उस टाइम तो पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो अगर मान लो कि वो जैसे पेड़ की छाल वगैरह में जैसे लिखे जाते थे, पत्तों वगैरह में, ताड़ के पत्तों पर जो हमने पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती थी, तो उन सब पे लिखवाता तो वो सारी आज तक नष्ट हो चुकी होती है ना। तो उसने इतना इंटेलिजेंट था, उसने जो है पत्थर के पिलर्स के ऊपर उनको उकरवा दिया ना, उकेरने को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है ना। तो उनके ऊपर इंस्क्राइब्ड करा दिया, उकेर दिया उन पत्थरों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर भी, शिलाओं का मतलब है रॉक्स के ऊपर भी, है ना, चट्टानों के ऊपर भी। और ये इस टाइप के पिलर्स उसने बहुत सारे बनवाए उनके ऊपर, तो अपनी इंस्ट्रक्शंस उसने वहाँ लिखवा रखी है। भाई जो मेरे कर्मचारी हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है। जो आम जनता, उनके लिए लिखवा रखा है, भाई बड़ों का आदर करो, संत साधु संतों का सम्मान करो, सबके साथ प्यार से रहो। जो आपस में दूसरे रिलीजन के आदमी, आपस में मतभेद मत रखो, लड़ाई मत करो, आपस में मिलजुल के रहो। तो इस टाइप की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस उसने जो है अपनी इन पिलर्स के ऊपर लिखवा रखे हैं, और वो आज भी है बेटा, है ना। जूनागढ़ एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दिल्ली के अंदर भी, इलाहाबाद में भी इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आज भी मिल जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये एम्पायर कैसे बन गया, है ना। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो अशोका जिसके ऊपर रूल कर रहा था ना, ये मगध जो एम्पायर था, बेसिकली ये उसने नहीं बनाया था, उसका एक ग्रैंडफादर था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम था, है ना। तो इन्होंने उस एम्पायर को बिल्डअप किया था अबाउट मोर देन 2300 ईयर्स एगो, है ना। चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। तो ये जो चाणक्य, उसका एक आप कह सकते हो कि उसका गुरु था, उसी ने उसको पाल पोस के शिक्षा दे के बड़ा किया था, और उसी ने उसको राजा बनाया था। उससे पहले नंद वंश का शासक हुआ करता था मगध के ऊपर, मगर इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक फौज बनाई, और जीतते जीतते उस मौर्य नंद वंश के शासकों को भगा दिया, और जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो ये जो कौटिल्य थे, इनका नाम, तीन नाम मिलते हैं, एक विष्णुगुप्त नाम मिलता है, एक कौटिल्य, और एक चाणक्य। आपकी कहीं भी ये चीज़ आ सकती है, तो ये तीनों नाम याद रखना है, एक ही आदमी के थे, है ना। तो चाणक्य जो है इनका, आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या पुरोहित बन गया था जीतने के बाद। तो उसका बहुत बड़ा हाथ था ये मगध एम्पायर को फॉर्मेशन करने में, और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के अंदर। फिर चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार, है ना, बिंदुसार राजा बना। फिर बिंदुसार का बेटा जो था वो अशोक था। तो अशोक का आप कह सकते हो कि जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने बेसिकली मगध साम्राज्य को एक जो है एम्पायर का रूप दे दिया था, है ना। मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक नोन एज अर्थशास्त्र, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा, आपसे कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है अर्थशास्त्र किसने लिखी है। तो कहीं पे कौटिल्य दे दें, कहीं पे चाणक्य दे दें, कहीं पे विष्णुगुप्त दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली अर्थशास्त्र जो है, ये एक बुक थी जो लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का आप कह सकते हो प्रधानमंत्री टाइप था, है ना। तो डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। डायनेस्टी किसे बोला जाता है बेटा, जब एक ही परिवार के कई लोग लगातार कई सालों तक राज करते हैं, तो उसको एक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे मौर्यन डायनेस्टी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर गुप्त वंश आ जाता है ना। इसी टाइप से आप बहुत सारे हैं, जैसे वर्धन राजवंश आ जाता है, मुगल राजवंश आ जाता है। तो ये जैसे बाप बना, बेटा बना, फिर उसका पोता बना, फिर इस टाइप से बहुत सारे कई पीढ़ियों ने लगातार राज किया, तो उसको एक डायनेस्टी करके हम बोल देते हैं ना। बहुत सारी डायनेस्टीज ने जो है रूल किया है इंडिया के अंदर। तो और बाकी चीज़ों को भी अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं। देर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट्स, है ना। तो इसके अंदर रेड और ब्लैक डॉट से बहुत सारे सिटीज को जो है मार्क किया गया है, ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। दिस इंक्लूड्स द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, है ना। तो ये देखो पाटलिपुत्र तो बेटा कहाँ है, ये आपकी पाटलिपुत्र आ जाती है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र जो आजकल पटना जिसे हम बोलते हैं, उसका नाम है पाटलिपुत्र। पहले ज़माने में हुआ करता था, आप कह सकते हो पुराने ज़माने में। और ये जो है, ये तक्षशिला बेटा, मॉडर्न डे आप कह सकते हो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में पड़ती है, यहाँ जे एंड के आसपास। और एक दूसरे उज्जैन, जो उज्जैन का नाम आ रहा है, ये तो आजकल अभी भी उज्जैन के नाम से तो महाकाल जहाँ मंदिर है अपना, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करते थे, है ना। पाटलिपुत्र तो भाई इसकी मगध साम्राज्य की राजधानी था। तक्षशिला जो है ये भी राजधानी था,
गंधार प्रदेश की, ये इस पूरे एरिया को गद्दार करके बोला जाता था। तो इनका नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान हो गया, इधर ये अफगानिस्तान हो गया, फिर इससे आगे अगर आप जाओगे तो ये जो है ये ईरान इराक होते हुए ये यूरोप के अंदर ये रास्ता चला जाता था। तो यहाँ से मेन व्यापार हुआ करता था, व्यापारी आकर के तक्षशिला में रुका करते थे। तो ये एंट्रेंस था इंडिया के अंदर आने के लिए, तक्षशिला से जो है इधर के व्यापारी आया करते थे। और उज्जैन आप समझ लो कि साउथ जाने का एक रास्ता था, उसके बीच में पड़ता था ना, साउथ से जो भी व्यापार करना है, जो भी व्यापारी वगैरह आ रहे हैं वो इधर उज्जैन से होते हुए साउथ इंडिया के अंदर जाया करते थे। तक्षशिला वाज ए गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट मैंने बता ही दिया, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबब्ली लिव्ड इन दिस सिटीज, है ना। तो इसके अंदर भाई व्यापारी तो रहेंगे, ऑफिशियल भी रहेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करेंगे, और क्राफ्ट पर्सन्स जो महल बनाते हैं, रथ बनाते हैं, या सोने चांदी का काम करते हैं, कुम्हार वगैरह, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे इन सिटीज़ के अंदर। इन अदर एरियाज देर वर विलेजर्स, विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और जो बाकी इलाका है, तो हमने मेन सिटीज़ की बात की, बाकी तो आस पड़ोस में सारे गांव ही हुआ करते थे, है ना। गांव में जो है फार्मर्स रहते हैं, और हर्डर्स क्या होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, वो लोग रहते हैं। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देर वर फॉरेस्ट where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of empire spoke different languages. भाई आज भी देखो इतना बड़ा इंडिया है ना, कितनी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। आसाम में अलग है, बिहार में अलग है ना, उत्तराखंड में अलग, हिमाचल में अलग, कश्मीर में अलग, पंजाब में अलग। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस उस टाइम पे ही बोली जाती थी, और लोगों का डिफरेंट कल्चर भी हुआ करता था बेटा, डिफरेंट पहनावा भी हुआ करता था, डिफरेंट फूड हैबिट्स भी हुआ करती थी। द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स, है ना। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बेटा, ब्रह्मगिरी में मिला है, मास्की में मिला है ना, ये इधर मानसेरा में मिला है, बहुत सारी जगह इसके जो है इंस्क्रिप्शंस का मतलब है जो इसने लिखवाए थे पत्थरों के ऊपर, वो मिलते हैं ना। आपको बड़ा करके थोड़ा मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मिले हैं। रेड डॉट्स अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, कौशाम्बी में मिला है, इलाहाबाद में मिला है बेटा, लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, रामपुर हुआ, लोहरिया, नंदनगढ़, है ना, रूपनाथ, सांची। तो ये बहुत सारी जगहों पर इसके जो है वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना। यहाँ देखो इधर मानसेरा, शहबाजगढ़, ये जो बोला जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसने लिखवाए थे, है ना। साउथ में भी उसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जूना और ये जोगढ़ और धौली, ये दो जगह हैं, यहाँ पे भी उसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और बाकी ये क्या बोलता है अभी, these were included within the empire. Some of the countries where Ashokan inscriptions have been found, है ना। नेम सम ऑफ द कंट्रीज, वही पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो इन सब के अंदर भी जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड विद विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर। तो आउटसाइड द एम्पायर हम इसी से इसके एम्पायर का अंदाज़ा लगाते हैं भाई, जो ये अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखवाएगा, अपनी जो राजाज्ञाएँ लिखवाएगा, वो अपने एम्पायर के अंदर ही तो लिखवाएगा, ईरान में जाके थोड़ी लिखवा रहा है ना, इधर साउथ इंडिया के अंदर मिलती है। तो हम सोचते हैं कि साउथ इंडिया, श्रीलंका, ये सब जो है इसके एम्पायर से बाहर था। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कहते भाई दे वो उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, तो लोग अलग अलग जगह का उनका खाना था, अलग अलग कल्चर था बेटा, अलग अलग टाइप से वो कपड़े पहना करते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। भाई किंगडम तो हमने पहले पढ़ा था, राज्य जो थे छोटे छोटे, उनसे एम्पायर कैसे बड़ा था, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। मैंने कहा अफगानिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है अशोक के एम्पायर के अंदर आया करते थे, है ना। आज भी उतना बड़ा इंडिया नहीं जितना उसके टाइम पे हुआ करता था। तो emperors needed more resources than king because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies। तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य है, एम्पायर को बेसिकली साम्राज्य हिंदी में बोला जाता है, तो उसको बहुत सारे टैक्सेस की जरूरत है, उसके बहुत सारे, कितने तो उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं ना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं बेटा, उनको सैलरी भी देनी है, तो उसको ज़्यादा टैक्सेस चाहिए, अपने बहुत बड़ी सेना चाहिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। सो आल्सो दे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड टैक्स कलेक्टर्स। तो उसको बहुत सारे, जैसे आजकल इनकम टैक्स वाले हो गए, एक्साइज वाले हो गए बेटा, जीएसटी टैक्स कलेक्शन वाले हो गए ना, ये सब टैक्स कलेक्ट करते हैं जनता से, गवर्नमेंट का पेट भरने के लिए। गवर्नमेंट को बेसिकली उसकी
आप कह सकते हो कि उसकी तिजोरी भरने के लिए। फिर वो आगे अपना इन्हीं में बांट देती है ना, उनको सैलरी वगैरह देनी होती है। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। तो इतना बड़ा एम्पायर था बेटा, उसको एक साथ तो रूल करना राजा के लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो वो क्या करता था, आपने जो बेटे हो गए उसके या उसके जैसे दामाद हो गए, उसके घर परिवार के जो लोग होते थे उनको यूज करता था, गवर्नर बना के भेज देता था वो दूर दराज के जो इलाके होते थे उनमें रूल करने के लिए। द एरियाज अराउंड द पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। तो जो पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में था, जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था बेटा, है ना। मगर जो उससे बाहर के होते थे, जैसे अभी आप सोच लो गुजरात में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान वाले एरिया में, तो यहाँ पे वो जो अपने भाई बंधुओं को भेजता था। दिस मीन दैट द ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। तो बहुत सारे ऑफिशियल्स को वो रखता था जो उसके लिए काम करते थे ना, कर्मचारी रखता था जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे किसानों से, पशु वालों से, पशुपालकों से, क्राफ्ट पर्सन से एंड ट्रेडर्स से, हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। सो ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। आज भी वैसे ही होता है बेटा, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती है, रूल बनाए हुए हैं ना, लॉ बनाए हुए हैं, अगर आप उन्हें तोड़ोगे पुलिस आपको पकड़ेगी और जज जो है वो आपको सज़ा सुनाएगा। तो उस टाइम पे भी यही होता था, जो राजा की बात नहीं मानता था, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता था, उस टाइम पे भी कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो जज का काम करते थे और पनिशमेंट देने का काम किया करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। तो इनमें से बहुत सारे लोगों को जो है तनख्वाह मिला करती थी। आज भी जैसे आपके मदर फादर्स जो सर्विस करते हैं उनको सैलरी मिलती है, उस टाइम पे भी सैलरी दी जाती थी। तो कुछ लोगों को क्यों लिख रखा है, बाकी लोगों को भाई वो क्या करता था, जैसे ज़मीन दे दी, गांव दे दिए, वहाँ से जो टैक्स आएंगे उससे वो अपनी सैलरी समझ के अपने पास रख लेते थे। मैसेंजर्स वर सेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। तो कह रहे भाई मैसेंजर्स है ना, अब सोचो कि इतना बड़ा एम्पायर है, ना तो मोबाइल फ़ोन है बेटा, ना रेलवेज़ है, ना कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, कुछ नहीं है। तो आपको एक बात आज कह लो कि बिहार से और जो है आपको वहाँ तक्षशिला तक पहुँचानी है। तक्षशिला अफगान इसमें पाकिस्तान में पड़ता है। तो एक आदमी जाएगा पैदल चलता है, उसको 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा ना, और ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो क्या करते थे, तो कैसे भेजेंगे, एक तो रोड मेंटेन करके रखते थे, कच्चे रास्ते बना के रखते थे जिससे आना जाना आसान हो जाता था। तो घुड़सवार रखा करते थे। एक घुड़सवार मान लो कि 30 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करेगा, कोई राजा की कोई चिट्ठी है वो अगले वाले को पकड़ा देगा, फिर वहाँ से वो 30 किलोमीटर पार करेगा, फिर अगले वाले को पकड़ा देगा। तो इस टाइप से इनका कम्युनिकेशन हुआ करता था, है ना। आना जाना इस टाइप से लगा रहता था। उस रूट से जो है ये व्यापारी वगैरह भी आते थे, है ना, अनाज वगैरह लेके, कपड़े लेके इधर बेचने के लिए, इधर का सामान उधर ले जाने के लिए। तो इनके थ्रू भी जो है राजा की इंस्ट्रक्शंस आगे से आगे पास कर दी जाती थी। पर आप सोच के देखो कि आप उस जमाने में जी रहे होते, मान लो कि राजा की आज मौत होगी, ये चीज़ पता चलने में दूसरे वाले पाकिस्तान में कोई रह रहा है या साउथ इंडिया में कोई रह रहा है, उसको 4-5 महीने लग जाते होंगे। तो बड़ा मुश्किल था ये कम्युनिकेशन बना के रखना। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड ऑल ऑफ देम विद द, अच्छा स्पाइस एक मैंने बताना भूल दिया, स्पाइस होते बेटा, स्पाइस जिसे हम बोला जाता है उसको हम बोलते हैं जासूस। जासूस क्या काम करते हैं बेटा, वो नज़र रखते हैं जनता के ऊपर भी, और जो राजा के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर भी, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो टैक्स कलेक्ट करते और राजा के पास भेजे ही ना, अपनी जेब के अंदर डाल के रख ले। तो उन सब के ऊपर भी ये लोग नज़र रखा करते थे, ताकि वो अपना ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड ऑल ऑफ देम। तो सबके ऊपर एक नज़र तो राजा रखता ही था, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, है ना। सीनियर मिनिस्टर्स जो उसके हुआ करते थे और रॉयल फैमिली के जो उसके लड़के हो गए, लड़कों के लड़के हो गए, उन सबको भी वो अपॉइंट करके रखता था। और उसके सीनियर मिनिस्टर जो उसके साथ पाटलिपुत्र के अंदर रहते थे, वो सब इन चीज़ों के ऊपर या दूर दराज के इलाकों के ऊपर उसके कर्मचारियों के ऊपर नज़र बनाए रखते थे। देर वर अदर एरियाज ऑफ द प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। तो आज भी बेटा जैसे है ना, प्रोविंशियल कैपिटल क्या होती है, जैसे राज्यों की जो राजधानी होती है। इंडिया की राजधानी जो है वो दिल्ली होगी, है ना। फिर आप कहोगे गुजरात की कौन सी होगी, गांधीनगर राजधानी, जयपुर होगी, शिमला होगी,
इसकी हिमाचल की। तो इस टाइप से उस टाइम पे जो प्रोविंसेस इसके राज्य हुआ करते थे उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी, जैसे तक्षशिला मैंने बताया गंधार की थी, उज्जैन हो गया बेटा, ये भी एक राजधानी थी। ऑल्दो देयर वर some amount of control from Patliputra, the royal princes were often sent as governor, local customs and rules were probably followed। तो एक सुपरवाइजरी टाइप से तो राजा सबके ऊपर नजर रखता ही था पाटलिपुत्रा से, मगर बाकी वो अपने रॉयल फैमिली के जो उसके प्रिंसेस वगैरह होते थे उनको भेजता था गवर्नर बना करके उन राज्यों को रूल करने के लिए। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, है ना, तो बहुत बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे। हियर द मोरियंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। एक टैक्स हो गया बेटा, एक ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट अगले पेज के ऊपर हम पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। तो राजा जो है रोड मेंटेन करता था थ्रू आउट द ईयर, और इस रिवर्स के ऊपर तो उसका कंट्रोल होता ही था भाई, उससे जो है आवाजाही ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना भी आसान हो जाता है। रोड से आप जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाई रिवर इफ़ यू आर गोइंग बोट के थ्रू तो जल्दी फास्ट आप ट्रैवल कर पाओगे। For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets, है ना। वो कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र क्या कह रहा है भाई, नॉर्थ वेस्ट जो है, जो ये मॉडर्न डे पाकिस्तान, पंजाब या आप कह सकते हो अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ के ब्लैंकेट इनको बहुत अच्छे लगते थे। साउथ इंडिया से जो है हमें सोना मिलता था, कोलार गोल्ड माइन का हमें पता ही है जो कर्नाटका में हुआ होती थी। एंड प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस स्टोन क्या होता है बेटा, हीरे जवाहरात जो थे वो साउथ इंडिया से इन्हें मिला करता है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है अभी, पहले ट्रिब्यूट को पढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ट्रिब्यूट के बारे में ही बता रखा है। तो यहाँ से हम ट्रिब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिब्यूट क्या होता है बेटा, जो इच्छा से जो गिफ्ट दिया जाता है राजा को। इच्छा से तो क्या है वो एक टाइप से कस्टम ही बन गया था। आप राजा से मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते भाई, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा राजा के लिए, है ना। आपके एरिया के अंदर हीरे जवाहरात, आप धनी आदमी हो, व्यापारी हो, तो सब दे सकते हो, सोना दे सकते हो, चांदी दे सकते हो, है ना। डायमंड दे दिया आपने। आप किसान हो तो जो भी आपके यहाँ उपज होती है, फल फ्रूट होते हैं, वो लेके चले जाओ, शहद लेके चले जाओ, घी दे दो, जो कुछ भी आपके पास हो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता था राजा को। ये एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया था। टैक्स तो वो होता है जो रेगुलर टाइम पे, वही अभी फसल कट गई, इतना टैक्स आपको देना ही देना है ना। तो वो तो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर लिया ही जाता था सबसे। जैसे आज भी हम जो सैलरीड पर्सन, हमारा इनकम टैक्स हर महीने सैलरी से कट जाता है। आप तेल भरवाते हो, डीजल के ऊपर टैक्स लगता है बेटा, साबुन खरीदते हो, कंघी ब्रश कुछ भी आप लोगे सबके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ट्रिब्यूट होता है जो आप अपनी मर्जी से देते हो, है ना। आजकल मर्जी से कोई नहीं देता, मगर उस टाइम पे आप समझ लो कि ये कंपलसरी टाइप का ही होता था, उसे ट्रिब्यूट बोला जाता था। उसे जो है ट्रिब्यूट बोला जाता था। There were also forest regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to the Mauryan officials। तो कह रहा है कि भाई ये जो है ना, कुछ लोग जंगलों में भी रहते थे। अब जंगल में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कब्जा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। एक तो जंगल में आर्मी का मार्च करना, वो घोड़े वोड़े इतने चल नहीं पाएंगे। दूसरा वो कहीं भी जा कर के छिप जाएंगे। तो आप कह लो कि वो इंडिपेंडेंट टाइप के ही होते थे, मगर उनको भी बना के रखनी पड़ती थी राजा के साथ, है ना। पंगा लेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। तो क्या करते थे, राजा को गिफ्ट दिया करते थे, जैसे एलिफेंट पकड़ के जंगलों से दे दिए, जिनका राजा जो है अपनी सेना में यूज़ करता था लड़ाई के टाइम पे। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, जैसे उनके हानि होता था बेटा, वो दे दिया। टिम्बर, टिम्बर क्या होती है बेटा, पेड़ होता है एक, लकड़ी दे दी जाती जिससे राजमहल वगैरह ये सब बनते थे, मकान बनाने के काम आते थे। शहद हो गया बेटा, वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम, है ना, कैंडल वगैरह बनाने में, ये सब मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे। अभी एम्प्रर एंड द कैपिटल सिटी, तो एम्प्रर और कैपिटल सिटी कैसी हुआ करती थी, ये एक फॉरेनर ने लिखा है इसके बारे में। फॉरेनर कौन था, ये एक एम्बेसडर था। एम्बेसडर जिसे राजदूत बोलते हैं ना, जैसे इंडिया के भी आप दिल्ली में जाओगे, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो हैं राजदूत जो है यहाँ पे आकर के रहते हैं, उनको एम्बेसडर बोला जाता है। और हमारे कंट्री के भी एक एक बंदा आप मान लो कि एम्बेसडर उसे बोला जाता है कि क्या कुछ बंदे होते हैं
वो हर कंट्री में आपको मिलेंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, कोई भी कंट्री आप ले लो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी मिलेगी। और वहीं पे वो मेन जो उसको बोला जाता है वो राजदूत होता है, एम्बेसडर होता है, वो बैठता है वहाँ पे, है ना। तो आप कह सकते हो इंडियन एम्प्लॉयज़ वो कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए एक से दूसरे राज्य के बीच में, इसलिए ये लोग एक एक बंदा अपना छोड़ के रखते थे हर राज्य में। तो ऐसे ही एक ग्रीक एम्परर हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान टाइप वाले एरिया में था। तो उसने अपना एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, अशोक के दादा के दरबार में। तो उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो उसके बारे में बताता है ना, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। ये बता दिया मैंने। मेगास्थनीज रोज wrote an account which whatever he has saw, and here is a part of the his here is a part of his book। उसने जो लिखा उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा। द ओकेजन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, है ना। तो झांकी निकलती थी भाई, राजा जब भी पब्लिक के लिए, वैसे तो अपने राज दरबार में ही रहता था, तो कभी कभी वो बीच में पब्लिक के बीच में जब निकलता था तो एक बड़े जुलूस के रूप में उसका सेलिब्रेट किया जाता था। ही वॉज कैरिड इन ए गोल्डन पेलेंक्विन, है ना। ये क्या होता है, पालकी, पालकी को बोला जाता है। तो एक जो है सोने की पालकी में वो बाहर निकलता था। इस गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। तो एकदम चमकदार सोने चांदी में लदे हुए हाथियों के ऊपर बैठ करके उसके जो है गार्ड्स निकला करते थे उसके आगे पीछे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरीज ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरेट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। तो एकदम से राजा की झांकी टाइप से निकाली जाती थी। वही कुछ जो है छोटे छोटे पेड़ उठा करके चला करते थे, आप कह लो पौधे, जिनके ऊपर ये पैरेट्स रहा करते थे। वो राजा के सर के ऊपर चक्कर लगाते रहते थे। मतलब एक ओरा बना दिया जाता था जनता के मन में कि भाई यही जो है भगवान है और इसकी पूजा करो, इसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम पाप कर रहे हो। इस टाइप की एक छवि बना दी जाती थी राजा की, आप कह सकते हो, है ना। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन। तो राजा जो है अपने अंगरक्षक रखता था, पर्सनल बॉडी गार्ड रखता था। वो लेडीज हुआ करती थी मेनली, है ना। तलवारें निकाल करके वो चलती थी, उसको चारों तरफ से घेरे हुए आदमियों पर उसको भरोसा नहीं था। ही इज अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम। तो उसको हमेशा डर लगा रहता था भाई कोई भी उसको मार देगा ना। वो सच भी है भाई, कोई भी उसको मार के राजा बनना चाहेगा। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। तो कुछ उसके ऐसे नौकर हुआ करते थे जो उसके खाने से पहले उस खाने को टेस्ट करते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम इन फॉर 2 नाइट्स। तो 2 रात से ज़्यादा वो एक ही बेडरूम के अंदर कभी नहीं सोता था, वो चेंज करता रहता था अपना बेडरूम। उसको लगता था भाई रात में आके कोई मुझे मार ना दे, है ना। तो आप चेंज करते हो क्या अपने बेडरूम में। एंड अबाउट पाटलिपुत्रा मॉडर्न डे पटना ही राइट्स। और पाटलिपुत्र के बारे में वो लिखता है, दिस इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत बड़ा सिटी है। इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। तो चारों तरफ उसकी एक बहुत बड़ी दीवार है। 570 टावर्स। उस दीवार के अंदर जो है टावर्स बने हुए हैं जहाँ पे ये संतरी, आप कह सकते हो, गार्ड्स बैठे रहते हो, देखते रहते हैं भाई कोई आ तो नहीं रहा, या वहाँ से तीर वगैरह चलाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के टावर्स है। और 64 गेट्स हैं अंदर घुसने के लिए सिटी के। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स। तो जो है 2-3 स्टोरीज के जो है मकान बने हुए हैं जो ये ईंटों के और लकड़ी के बने हुए हैं। द किंग्स प्लेस इज आल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन्स कार्विंग। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो राजा का जो राजप्रसाद है या महल आप कह सकते हो, वो भी लकड़ी का बना हुआ है और पत्थर से उसकी डेकोरेशन की गई है। बहुत सारे पेड़ है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट किंग हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट, है ना। क्यों आपको ऐसा लगता है कि भाई राजा के जो कुछ आदमी थे वो उसके खाने को पहले टेस्ट करते थे। अरे भाई कोई भी उसमें जहर मिलाने की कोशिश करेगा राजा तो बिना लड़ाई मर जाएगा, है ना। तो जो भी उसका खाना बनाता था ना बेसिकली वो पहले उसको टेस्ट करता था राजा के सामने कि देखो मैंने खा लिया, ये सही है, मैं मरा नहीं हुआ, अब आप खा सकते हो, है ना। तो उसको अपनी मौत का बहुत डर लगा रहता था। इन वट वेज वॉज पाटलिपुत्रा डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो, है ना। मोहनजोदारो के तो भाई किस टाइप से डिफरेंट आप बताओ। ये बहुत बड़े एम्पायर का है। मोहनजोदारो जो है वो छोटे एम्पायर, छोटा तो क्या था, वो भी बड़ा ही राज्य था।
उसकी एक राजधानी था। पाटलिपुत्र बेटे बड़ा है, यहाँ 2-3 स्टोरीज़ है, वहाँ जो है सारे वो ईंटों के घर बने हुए थे। यहाँ जो आप देख रहे हो राजा का महल, वो लकड़ी का है ना? वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो बहुत जल्दी खत लकड़ी कितने दिन चल जाएगी, मगर जो ये मिट्टी के या पत्थरों के घर बने हुए हैं वो तो सालों से खड़े हैं। मोहनजोदारो की बिल्डिंग्स अभी तक बनी हुई है ना? तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस थे। मोहनजोदारो में हमने क्या देखा था, एक ग्रेट बात देखा जिसमें वो सेरेमनिकली स्नान किया करते थे। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगे तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।